नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज अपन लेकर आए हैं विद्यार्थियों आपके सामने एनएमएस एग्जाम 2023 के सामाजिक यानी सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपको ये वीडियो अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। आपको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको अगली क्लास किसकी चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन है, अपन देखते हैं कि पल्लव वंश जो है किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापीगिड की उपाधि धारण की। तो आपको इसको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ए ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, बी है नरसिम्हा वर्मन, अपराजित वर्मन और यशो वर्मन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरवर सिंह वर्मा। इसके अंदर बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश किस शासक के जो राष्ट्रकूट वंश है उसने किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो अपन को इसके अंदर ए ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, राजध्रुव, कृष्ण द्वितीय और राजेंद्र प्रथम। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों अंदर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने जो राष्ट्रकूट वंश है उसके एलोरा कैलाश का मंदिर बनवाया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने रामायण को तमिल के अंदर अनुवाद किया। ये ऑप्शन है वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी कबन, आदि शंकराचार्य। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कबन ने इसको क्या किया था, तमिल के अंदर इसको रामायण ने अनुवाद किया था। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, पाल वंश का मूल स्थान कौन सा है। पाल वंश का मूल स्थान पूछा गया, ए कनौज, बी जोधपुर, ग्वालियर और बंगाल। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी यानी जो बंगाल है वो क्या है, पाल वंश का मूल स्थान माना जाता है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर पंडितलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। अगर आप कोई राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। इसके अंदर बताना आपको कि राज्यसभा के अंदर सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी बताना आपको। ए ऑप्शन 250, 230, 545 और 552। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कितनी है, 545 है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सभापति का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है यानी सी आंसर इसका राइट है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता कितने वर्ष की होती है। आपको बताना राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष होती है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, 8 वर्ष और 3 वर्ष।
तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कितनी होती है? 6 वर्ष होती हैं। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वातावरण के अंदर जो आपको सर्वाधिक गैस पूछा गया है वो कौन सी? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? इसमें आपको सभी को पता होगा, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन। आपको बताना है कि इसका प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है? अपन को देखना है कि धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान है जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है। 165 मीटर, 156 मीटर, 161 मीटर और 561 मीटर। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 165 मीटर के बाद क्या होता है कि जो वायुमंडल में है जो 1 डिग्री तापमान की गिरावट आ जाती है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर उड़ती है, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हवा गर्म होने के बाद ऊपर उड़ती है तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए विकिरण क्रिया, संचलन क्रिया, संवहन क्रिया, परावर्तन क्रिया? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवहन क्रिया। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन है 78, 21, 28 और 71। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपन के ऑप्शन नंबर बी, यानी कितनी पाई जाती है? 21%। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक पूछा गया आपको, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? ए कुतुबुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान? गुलाम वंश का संस्थापक बताना है। इसके अंदर आपको गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन होगा? कुतुबुद्दीन होगा। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? ये चांदी, सोना, टिन, तांबा? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपन के ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सी चलाई? तांबा है जो है वो मोहम्मद तुगलक ने नई मुद्रा चलाई थी। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? बलबन ने जो प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्ष तक कार्य किया? ये 10, 20, 30, 40? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? पानीपत की प्रथम युद्ध पूछा गया है तो वो किस किस के मध्य हुआ? ए ऑप्शन अकबर और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह, बैरब खां और हेमू? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी? खानवा की लड़ाई पूछा गया है 1526 ईस्वी, 1556, 1527 या 1529? तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1527 ईस्वी के अंदर खानवा की लड़ाई हुई थी। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? इलाहाबाद की संधि पूछा गया किसके साथ की गई? ए मीर कासिम, नवाब नजूदुल्लाह, सुधा-उज-दौला, बहादुर शाह जफर? तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुधा-उज-दौला, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? जो भारत के अंदर डच जो आया था, शासन हुआ था, उसमें बताया गया है कि जो डच शासन था उसकी प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? ए गोवा, बी डच, पुलिकट या दीव? इसके अंदर राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलिकट। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, 1615 ईस्वी में क्या हुआ था? सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? 1615 के अंदर जो सर थॉमस रा था उसको राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फ्रांस? तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी,
यानी कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया था। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उसे निवेदन रहेगा कि क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आज को अच्छे लगते हैं तो क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। अपन अगले क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब प्राप्त किया। ये सन 1750, 1773 और 1857 या 1940। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। एशियाटिक है जो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। ये 1901 में, 1801 में, 1790 में या 1784 के अंदर। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कब हुई थी 1784 के अंदर। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अपन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो 1793 है उसके अंदर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किसने की। ए विलियम पिट, रॉबर्ट क्लाइव, बोरन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी जो स्थायी बंदोबस्त है उसकी व्यवस्था लागू की थी। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना की व्यक्त रहती है। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों में कौन सी भावना जो है वो व्यक्त रहती है। राष्ट्रीयता का भावना, धार्मिक भावना, जातीय भावना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीयता की भावना। सभी को पता है राष्ट्रीय एकीकरण होगा तो उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त रहती ही है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितनी भाषाओं की अधिसूचित किया गया है। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है इसको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 14, 18, 22 या 26। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी भाषा को किया गया है, 22 भाषा को किया गया। सी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। ये लोकतांत्रिक, राजतंत्र, साम्राज्यवाद या तानाशाही। इसके अंदर राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, लोकतंत्र, यानी ए आंसर इसका राइट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। आपको बताना है कि निशस्त्रीकरण है वो क्यों आवश्यक है। विश्व शांति के लिए, युद्ध के लिए, सरकार बनाने के लिए, परमाणु शस्त्रों के लिए। तो आप सभी को पता है जो निशस्त्रीकरण है जो विश्व शांति के लिए, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत है जो विश्व शांति का स्वभाव रखता है, यानी निशस्त्रीकरण जरूरी है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या कहते हैं। शक्तिशाली बनता है, कमजोर करता है, हमारे अधिकार को सुरक्षित रखता है, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर क्या होता है कि जाति व धर्म के आधार पर मतदान करना क्या कहलाता है लोकतंत्र के अंदर। तो लोकतंत्र को वो क्या बनाता है, कमजोर बनाता है, यानी बी आंसर इसका राइट आंसर होगा जाएगा, यानी बी आंसर इसका राइट होगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश में सबसे अधिक जो है भूकंप आते हैं। आपको बताना है कि किस देश के अंदर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान और डी श्रीलंका। आपको सोच के इसका सही आंसर कमेंट करना है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो किस में आते हैं, किस देश के अंदर आते हैं, जापान के अंदर आते हैं, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा
कब हुई? महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? ये 1757, 1858, 1957, 1965। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वापस रिपीट होने के पूरे चांस है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1858 ईस्वी के अंदर जो महारानी विक्टोरिया है उसकी घोषणा हुई थी, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आप क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और नए नए दोस्तों को जोड़ें ताकि वो क्लास का लाभ ले सकते हैं। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर किसने की? ब्रह्म समाज का पूछा गया आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर किसने की? ईश्वर चंद्र ने, स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र ने। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी किसने की? राजा राम मोहन राय। सी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम है, जो वंदे मातरम की रचना किसने की? ये रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि वंदे मातरम की रचना किसने की। तो विद्यार्थियों वंदे मातरम की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। सी आंसर इसका राइट जाने वाला है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थल सेना का मुख्यालय बेंगलोर, मुंबई, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर जो थल सेना का मुख्यालय है वो स्थित है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जो तारापुर है परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर जो परमाणु केंद्र वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको सोच समझ के अच्छे से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आंसर, यानी महाराष्ट्र के अंदर है जो तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सूचना कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपकी ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं और अपना बेहतर कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपने ये क्लास को पूरा देखा इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।